आपसे इतना कहूंगा कि वो जो 3 हमलावर थे, तीनों शूटर्स थे, उनकी पोजीशन क्या थी जब उन्होंने बंदूकें डाल दी और उन्होंने सरेंडर किया? तब उनकी पोजीशन कहां थी? तीनों कहां खड़े थे? देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि जो शूटर्स थे वो इस तरफ खड़े थे, उनका मुंह गेट की तरफ था। गेट की तरफ इसलिए था क्योंकि अतीक सामने से आ रहा था और शूटर्स का मुंह इस तरफ था। मीडिया कर्मियों की आड़ थी, मीडिया कर्मियों ने माइक लगाया कि कुछ बताएं, तो अतीक ने वहां से आते वक्त तो माइक लगाया, तो मीडिया कर्मियों का मुंह उस तरफ था और इसी वजह से उन्होंने, जो शूटर्स थे वो यहाँ पर खड़े थे, शूटर इस जगह पर खड़े थे जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ। यहाँ से ऐसे फायर किया गया था और फायर सीधे अतीक को टारगेट करके किया था। उसके बाद दूसरा शूटर जो दूसरी तरफ था उसने अशरफ को टारगेट किया था। ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि पहले से फिक्स था शूटर्स को कि उसे किसे टारगेट करना है और इसी वजह से तुर्की मेड पिस्टल से ये ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। आनंद। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये वो जगह है जहां पे अब से चंद मिनट पहले न्यायिक आयोग के वो सदस्य पहुंचे थे जिन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक यहां से खड़े होकर इस पूरे घटनाक्रम 40 सेकंड के घटनाक्रम को उन्होंने समझा। कितने देर में? तकरीबन 1 घंटे में। यहां से ये तय किया गया कि कितनी दूरी है मेन गेट की, यहां से ये तय किया गया कि अस्पताल जाने में कितना वक्त लगना था, यहां से ये तय किया गया कि क्या क्या पोजिशनिंग थी उन हमलावरों की जिन्होंने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा। ये कोई आम जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां पे देश के सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस वक्त सवाल ये है सबसे अहम कि क्या जिन पुलिसकर्मियों पर जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल न्यायिक आयोग के जांच के जरिए पता चलना है। ये तस्वीर कैसे साफ होगी, इसके लिए हमें अपने सहयोगी दीपक का भी रुख करना होगा। दीपक यहाँ से लगातार हमारे दर्शकों को बता भी रहे थे कि क्या क्या खबरें एक एक करके आगे बढ़ रही है। दीपक। बिल्कुल रीमा, देखिए जिस तरीके से अभी ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, न्यायिक आयोग की टीम यहाँ पर पहुंची 3 सदस्यों की, उसके अलावा दूसरे पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, तो सभी ने ये कोशिश की कि इस डायग्राम को बनाकर किस तरह से, किस मूवमेंट पर ये आरोपी आए थे और कहाँ पर अतीक अहमद को लाया गया था, कैसे मीडिया कर्मियों की आड़ में वो लोग गेट की तरफ मुंह करके खड़े थे और कैसे उन्होंने पिस्टल अपने जो बैग था उसमें रखा हुआ था, क्योंकि अमूमन मीडिया कर्मी एक बैग छोटा कैरी करते हैं और उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया था। और उसके बाद जैसे ही अतीक अहमद को 20 कदम अंदर, गेट के अंदर 10 कदम उसके अंदर लेकर आए, तो उसी दौरान उन्होंने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मीडिया जानना चाहता था कि अतीक अहमद गुलाम जो उसके गुर्गे थे उसके बारे में सवाल जवाब करे। लेकिन गुड्डू मुस्लिम का जैसे नाम लिया गया उसी दौरान उसके ऊपर फायर कर दिए गए थे। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी, तो जो पुलिसकर्मी थे वो अगल बगल भागने लगे थे क्योंकि कोई इधर बचना चाह रहा था। लेकिन एक पुलिसकर्मी जो घायल हुए तो हम देख रहे थे वीडियो में, वो भी उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा था, लास्ट मोमेंट तक वो हाथ पकड़े हुए थे और इसी वजह से ये सारा घटनाक्रम यहाँ पर मौके पर ही उन लोगों को दबोच लिया गया था, क्योंकि अतीक अहमद को लाया जाना था इसके अंदर मेडिकल के लिए और यहाँ पर अतीक और अशरफ का मेडिकल होना था, क्योंकि अमूमन रात के वक्त है न्यायिक आयोग ने जिस तरीके से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया उससे जुड़ा हुआ ही, लेकिन कैंपस की तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप भी दिखा रहे हैं। कैसे ये घटना को अंजाम दिया गया, किस तरीके से कहाँ पोजीशनिंग थी, ये सब कुछ समझा गया है। लेकिन दीपक, आज के बारे में खबर तो ये भी मिल रही थी कि एसआईटी की और एफएसएल की जो टीम यहाँ पे आकर जांच करके जा चुकी है, वो दोबारा आनी है। अब चूंकि 1 घंटे का ये लंबा प्रोसेस इस लिहाज से चला कि उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया कैसे जांच को आगे बढ़ाना है उसको लेकर क्या अब दोबारा एसआईटी और दोबारा एफएसएल की टीम आ सकती है? दीपक। मैं दीपक आपके पास आती हूँ, लेकिन मैं जरा दर्शकों को दिखाऊं कि ये लोकेशन क्या है। यहाँ पे वो न्यायिक आयोग के जो सदस्य हैं वो यहाँ खड़े थे। ये जो इलाका है, ये जो मेन गेट आप देख रहे हैं, ये वो कैंपस है। बहुत संकीर्ण इलाका है, यहाँ पे बहुत आवाजाही है, रात के 10 बजे भी लोग वहाँ पे होंगे ही होंगे। ये वही पूरा कैंपस है, पूरा एरिया है जहाँ पे उसको लाया गया था अतीक और अशरफ को। ये पूरा कैंपस हम बाहर का दिखा रहे हैं, लेकिन कितने दूर जाकर ये घटना हो जाती है अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगी। ये मेन गेट आपने देख लिया, ये गेट नंबर 2 है। इससे पहले भी एक गेट है, लेकिन यहाँ से उसको लाया गया था। यहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं और मीडिया कर्मियों की कोशिश ये होती है कि वो बातचीत करें, वो बाइट ले, वो बयान ले कि आखिर क्या कहते हैं वो लोग। जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का जिक्र आता है, वैसे ही ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है।
लेडी डॉन की खोज में 24 घंटे नॉन स्टॉप। बस्ती बस्ती मोस्ट वांटेड की तलाश। अंडरग्राउंड शाइस्ता के पीछे ड्रोन कैमरा। पुलिस को खबर पक्की मिली थी, सोर्स बेहद तगड़ा था, तैयारी जबरदस्त थी। पुलिस की टीम ने दल बल के साथ इस बस्ती की घेराबंदी की और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन ना तो शाइस्ता मिली और ना ही उसके साथी। खबर थी कि शाइस्ता प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर कौशांबी जिले में कहीं छिपी है। इसके बाद कौशांबी पुलिस ने पल्हाना और नौगीरा गांव में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। ये दोनों गांव गंगा की तराई वाले इलाकों में बसे हैं, लिहाजा शाइस्ता की तलाश के लिए पुलिस बड़ी तैयारी के साथ पहुंची थी। ऐसी खबर है कि यहाँ पे शाइस्ता परवीन गंगा के तराई इलाके में छिपी हुई है। ऐसे में एसपी के नेतृत्व में यहाँ भारी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल, पीएसी के जवान और ड्रोन कैमरे लगाए गए थे। इसके बाद संदिग्ध घरों की तलाशी शुरू हुई। पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे उड़ाए गए, एक एक घर के ऊपर बारीकी से नजर डाली गई ताकि अगर कहीं भी कोई हलचल हो तो पुलिस उसका तुरंत पता लगा पाए। लेकिन शातिर शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं है। थाना संदीपन घाट क्षेत्र के पल्हाना और उसके आसपास के गांव, कछार और खेतों में, बागों, बगीचों में आज एक सर्च ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था, जो उच्चाधिकारियों के निर्देश पे था। अपराधियों के छुपे होने की सूचना थी, सारी चीजें उसमें इंक्लूड है, तो वो दोनों नजरिए से हमारे यहाँ। शाइस्ता पर पुलिस 50,000 का इनाम घोषित कर चुकी है। शाइस्ता की तलाश में यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, लेकिन शाइस्ता हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ शूटर साबिर भी मौजूद है। इसके अलावा अतीक की बहन आशा भी लगातार शाइस्ता के साथ मूवमेंट कर रही है। पुलिस से बचने के लिए ये लोग बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। यही नहीं, खुद शाइस्ता अपना मोबाइल नंबर भी लगातार बदल रही है। ये लोग पानी के रास्ते से पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में हैं। और ऐसे ही इनपुट के बाद गंगा के कछार और तराई वाले इलाकों में शाइस्ता के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असल में गंगा की तराई वाले इलाकों में पुलिस की मूवमेंट दूर से ही नजर आ जाती है। तराई वाले इलाकों में बस्तियां ज्यादा घनी नहीं होती, जिसकी वजह से आरोपियों को संभलने या फिर भागने का पूरा मौका मिल जाता है। हालांकि पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब लग नहीं रहा कि शाइस्ता का लुका छिपी का खेल अब ज्यादा दिन चलने वाला है। और इस वक्त एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। अतीक की अरबों की प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जांच में पता चला है कि अतीक फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों का कारोबार कर रहा था और काली कमाई करके करोड़ों का कारोबार कई शहरों में भी फैलाता चला जा रहा था। और इसका पूरा ट्रेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये कारोबार चल रहा था। देखिए, ये डॉन का अरबों रुपए का कारोबार कहां तक फैला था। प्रयागराज से लेकर दिल्ली एनसीआर और दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा में भी रियल एस्टेट का ये जो कारोबार था, साम्राज्य था, वो फैला हुआ था अलग अलग जगहों पर और कई कंपनियों की जानकारी यहां पर होने की मिली है अभी तक। अरबों का कारोबार अतीक का चलता जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। शुरुआत भले ही उसकी प्रयागराज से हुई, लेकिन कई नई कंपनियां, फर्जी कंपनियां बनाई गई थी। खास बात यह कि शाइस्ता के भाई इसमें बराबर के साझेदार थे, फारूक और जैकी, और कई ऐसी आवासीय योजनाएं चलाई जा रही थी फर्जी कंपनी बनाकर, लेकिन यह कारोबार अतीक का था। बिल्कुल। और देखिए, जांच में पता चला है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता के दो भाई यानी कि फारूक और दूसरा भाई जैकी, उसके नाम पर किस तरीके से 4 रियल एस्टेट कंपनियां चल रही थी। सैदपुर आवासीय योजना, करेहंदा, लखनपुर आवासीय योजना और साई विहार आवासीय योजना, रावतपुर, ये 4 अलग अलग रियल एस्टेट का कारोबार यहां पर शाइस्ता के भाइयों के नाम पर चल रहा था। और बहुत प्राइम लोकेशन में इस तरह के रियल एस्टेट कारोबार, ये तमाम उनके रिलेटिव्स उसके साथ इस पूरे गुनाह के कारोबार में बराबर का साथ देते चले जा रहे थे। जिस अतीक पर सैकड़ों अपराध के मामले थे, राजू पाल का मामला कैसे उसे उम्र कैद तक पहुंचा दिया और उसी मामले की कड़ियां जब आगे बढ़ी तो उसकी हत्या भी हो गई। अब उनकी पत्नी की बातचीत सुनवाएंगे। दर्द तो है, लेकिन क्या इस इंसाफ से वो खुश है या नहीं? ये लगा था कि अतीक अहमद और उसके पूरे खानदान का हश्र भी उसी तरह से होगा। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले मैं इंसान हूँ, उसके बाद मैं पत्नी बनी,
उसके बाद मैं विधायक बनी। तो यहाँ पे मैं इंसान के नाते बोलूँगी, क्योंकि मैं ईश्वर के ऊपर आस्था रखती हूँ और मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और बहुत अच्छे लोगों के पास, बुजुर्ग लोगों के पास हमेशा से बैठती आई हूँ और मेरे विचार हमेशा से अच्छे और पॉजिटिव रहे हैं और गलत और नेगेटिव ना लोग मुझे पसंद है ना और मुझे काम पसंद है। तो मेरा एक ये अपने खुद की एक धारणा और मानना है कि जैसा आप करोगे आपको रिटर्न में वही मिलता है। तो आप जब अच्छा करोगे तो लाख दुनिया, घर, परिवार, समाज कोई भी आपके पीछे लग जाए, ईश्वर आपको सही दे के रहेगा, चाहे आप अकेले क्यों ना हो। मगर आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत पैसे वाले हो, बहुत आप मतलब हर तरीके से आप मजबूत हो, मगर एक दिन ऐसा आता है जब आपका सब कुछ यहीं पे खत्म होता है और जो चीजें आप अपने बनाए होते हैं वो आपके सामने धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। घमंड भी टूट गया इस प्रकार से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम देखिए, हम लोग जो किताब पढ़ते हैं, हम लोग अपने हिंदू में, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, वहाँ पे किसी का घमंड, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का, तो किसी का घमंड नहीं चल पाया। तो आप तो मनुष्य हैं, मनुष्य का कहाँ घमंड चल पाएगा, मिट्टी की शरीर है, किसी का कोई घमंड नहीं चलना है। पूजा जी, जब 9 दिन थे आपकी शादी के बाद ही एकदम से इतनी बड़ी हैपनिंग हो गई थी, उसके बाद एक ऐसे साम्राज्य में जहां पर अतीक का बोलबाला था, उसके परिवार के लोग आसपास, क्योंकि आपकी हत्या के लिए कई बार उसने प्लानिंग करी और आप उसका पूरा सामना कर रहे थे, क्या उस टाइम पर लग रहा था कि आपको कि कभी भी आप घर से बाहर निकलेंगी तो उसके गुर्गे कहीं ना कहीं से देख रहे हो, आपको निशाने पर लेकर चल रहे हो? देखिए, पहली बात तो ऐसे लोगों से लड़ने के लिए पहली बात तो अपने आप से एक संकल्प करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ऐसे, क्योंकि हम जब पार्टी बंदी लड़ते हैं तो पार्टी बंदी में कहीं ना कहीं कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं और कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं और कहाँ पे कौन मजबूत कर रहा है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों को बहुत मायने अपने दिमाग में रखना चाहिए, तब जा कर के आप ऐसे लोगों से लड़ सकते हैं। तो मैंने बस थोड़ा सा यही सब चीज़ें की, क्योंकि मेरे लिए भी सरल नहीं थी, मगर मैं कभी कोई चीज़ों को लेकर उतावली नहीं हुई। जैसे मुझे चीज़ें समझ आ रही कि मेरे मर्डर करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, मैं सेफ्टी रखूंगी। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं कि मैं ताव दे करके बाहर निकलूं कि मुझे मार, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के मर्डर से ये सीखा कि आप चाहे जितने ताकत हो, आप जब जिंदा रहोगे तब आप किसी से लड़ सकते हो, आप मर जाओगे तो नहीं लड़ पाओगे, और मरने के बाद कोई व्यक्ति लड़ता नहीं है। तो मैंने वही अपनी चीज़ें रखी कि बहुत प्लानिंग हुई, ये बात आप सही कह रहे हो, मगर उस प्लानिंग को मैंने हमेशा परखने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि सही है कि गलत है, और सही है तो उसमें मैं प्रिकॉशन लेती थी। और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर है, असद की व्हाट्सएप चैट अब सामने आई है, जिसमें वकील के साथ ये चैट और उसमें उमेश पाल की तस्वीरें भेजी गई थी। उमेश पाल मर्डर केस में एक बड़ा पर्दाफाश और ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। असद की व्हाट्सएप डिटेल्स मिली हैं, वकील को उमेश की फोटो भेजने का दावा किया जा रहा है और वकील सौलत को ये तस्वीरें भेजी गई थी। जो चैट सामने आई है उसमें शूटरों को देने के लिए ये तस्वीर चैट के जरिए भेजी गई। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस चैट की पुष्टि नहीं करता है। उमेश पाल मर्डर केस में एक बड़ा और बेहद अहम पर्दाफाश हुआ है असद की व्हाट्सएप डिटेल सामने आने से। एक दुर्दांत अपराधी कैसे अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा था कि उसका एक छत्र साम्राज्य रहे, उसकी बानगी हम आपको बताएंगे। उसकी प्लानिंग अगली ये थी कि वो किसी चुनाव में ना हारे, माइनॉरिटीज के लिए अलग से काम करना और उनके लिए कस्बों को बसाना, उनके लिए कॉलोनियों को बसाना। ये किस तरीके से वो काम कर रहा था, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। अतीक का हिला देने वाला प्लान। प्लान अजय से चुनाव जीतना चाहता था अतीक। करेली में सबसे बड़ी साजिश रच रही थी ए कंपनी।
अतीक के सबसे खतरनाक प्लान का पर्दाफाश। चुनाव में अतीक अहमद ने कभी ना हारने वाला प्लान बनाया था। उसकी प्लानिंग विधानसभा चुनाव में हमेशा जीत हासिल करने की थी। अपनी इसी साजिश को कामयाब बनाने के लिए एक कंपनी ने उस पर काम भी शुरू कर दिया था। न्यूज़ 18 इंडिया अतीक अहमद के करेली के उन गांवों में पहुंचा जहां पर अतीक सबसे बड़ी माइनॉरिटी टाउनशिप बना रहा था। करेली विधानसभा में अपनी एक अलग छवि या फिर कहें कि अपनी राजनीतिक पकड़, राजनीतिक रसूख को वोट बैंक के जरिए अपने कब्जे में लेना वो चाहता था। इसीलिए उसने इन इलाकों में अपने ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बसाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने अलीना सिटी, अहमद सिटी जैसी अलग अलग सोसाइटियों को बनाने की कोशिश की, जिसके लिए ये जो मैं पूरा एरिया दिखा रहा हूँ, ये अलीना सिटी बसाने की योजना थी। पूरा जो इलाका है ये 700 हेक्टेयर का है। अतीक अहमद और उसका गैंग प्रयागराज की करेली विधानसभा की डेमोग्राफी बदलना चाह रहे थे। राजनीतिक फायदे और चुनाव में लाभ के लिए करेली के एक बड़े इलाके में माइनॉरिटी कॉलोनी बसाने जा रहे थे। इसके लिए एक बड़े लैंड पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा भी कर लिया था। अतीक के गैंग ने करेली से विधानसभा के अंदर उससे सटे हुए पूरे एक टाउनशिप बनाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़मीन कब्जा कर ली गई, खास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे। और उसमें कॉलोनी इसलिए बनाई जा रही थी ताकि उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके। अतीक और उसके गैंग ने अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए ऐसी रणनीति बनाई थी जो कोई दूसरा गैंग सोच भी नहीं सकता। अतीक के गैंग ने करेली विधानसभा से सटे पूरे गांव में एक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की शुरुआत की थी, जिसमें बहुत सारे लोग, खासकर कमजोर वर्ग की जमीन कब्जा कर ली गई। जमीन कब्जा और कॉलोनी इसीलिए बसाई जा रही थी ताकि वहां माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके। इससे अतीक और उसका गैंग अपनी पॉलिटिकल पकड़ और मजबूत करना चाह रहा था। अपने कई शूटर्स को, अपने कई साथी अपराधियों को न सिर्फ जगह पर कब्जा कराया, बल्कि उनके लिए एक मुस्लिम टाउनशिप बनाने की कोशिश थी। करेली विधानसभा का पूरा डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश थी और यही एक वजह है कि यहाँ पर हजारों हजार गरीबों के, वंचितों के प्लॉट्स पर, जगह पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया। एसटीएफ ने इतने बड़े राज से पर्दा हटा दिया, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अतीक अपने अजय प्लान में कामयाब हो पाता उससे पहले ही यूपी एसटीएफ ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अलीना टाउनशिप और अहमद टाउनशिप बसाने के पीछे अतीक का प्लान अल्पसंख्यकों को उसमें बसाना था ताकि चुनाव में अतीक अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इस टाउनशिप में अतीक ने अपने गुर्गों, शूटरों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बसाने की प्लानिंग की थी। इस तरह की कॉलोनी बसाकर अतीक राजनीतिक घुसपैठ की साजिश रच रहा था। माफिया अतीक अहमद करेली विधानसभा की पूरी डेमोग्राफी को बदलना चाहता था, क्योंकि उसका फायदा उसे चुनावों में मिलता और इसी वजह से उसने कई टाउनशिप को बनाना शुरू किया जो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए हो, ताकि उसके अपने लोग रहें और उसी वजह से वो चुनावों में आगे भी जीतता रहे। इसके लिए उसने अलीना टाउनशिप, अहमद टाउनशिप और ऐसी कई बेनामी टाउनशिप बनाई जिसका फायदा उसे चुनावों में मिलना था। चुनाव जीतने के लिए अतीक ने प्लान तो फुल प्रूफ तैयार किया था, लेकिन दिक्कत तब हो गई जब जिन लोगों से अतीक ने कोड़ियों के भाव जमीन हड़पी, उन्हीं से पैसे लेकर उस पर निर्माण भी करा रहा था। बस उसके इस प्लान को फ्लॉप होने के पीछे भी यही वजह थी। हम अपने लोगों, मतलब अपने लोग मुस्लिम कम्युनिटी को बसा दें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम तो जो भी समझ लिए, ना समझ ना दान, वो जो भी है कि हाँ चलो अतीक भाई मुस्लिम वोट डाल दो। लेकिन जब उनको पता चल गया कि ये बहुत जुल्म करने वाला है, उसी ने प्लाट बेचा है आपको और उसी के गुर्गे लोग फिर उस प्लाट पे रंगदारी मांगने जा रहे हैं। तो आज यकीन कर लिए 15 से 20 साल हो गया उस एरिया में चले जाइए, किसी एक ने मकान नहीं बनाया। अतीक भले ही आज अतीत बन चुका हो, लेकिन अभी भी उसका खौफ ऐसा है कि कोई भी उसके काले कारनामों पर खुलकर अपनी बात रखने से बच रहा है। हाँ, लोग दबी जुबान में ही सही उसकी ज्यादती का जिक्र जरूर कर रहे हैं। वो तो पहले किए थे कि हाँ यहाँ सब लोग यहाँ रहेंगे, वो बात ठीक है, मगर सिर्फ यही कहना हमारा है कि यहाँ पर जितने तक इंसान यहाँ रहते हैं और ज़मीन है कोई दूसरे नाम पे है, किसी दूसरे नाम पे है।
उसकी ज्यादती का जिक्र जरूर कर रहे हैं। 44 साल के माफिया राज का खात्मा हो चुका है, गैंगस्टर मारा जा चुका है, उसका भाई और बेटा खाक हो चुके हैं, लेकिन उसके कारनामे जिस तरह से उजागर हो रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। और एक बार फिर यहाँ पे अनाउंस आके कर दिया गया, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी हो गई, फिर से हलचल बढ़ चुकी है। इस वक्त एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुस्तैदी बढ़ चुकी है। यानी अब एक बार फिर से सीन रिक्रिएट होगा। जो एसआईटी की टीम, जो एफएसएल की टीम यहीं पे है, जो लखनऊ से पहुंचकर यहीं पे है, वो यहाँ पे आने वाली है। बाकायदा अनाउंसमेंट हुआ है आकर कि आप लोग प्लीज मीडिया कर्मी बैरिकेडिंग के अंदर चले जाइए, यहाँ पे सीन रिक्रिएट होना है। यानी कुछ देर में ऑफिसर्स यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पे सीन रिक्रिएट किया जाएगा। यानी ये घटना हुई कैसे, क्या क्या चूक हुई है, किस तरीके से बचा जा सकता था, कैसे गोलियां लगी है, ये जो सारे सवाल आप सभी दर्शकों के जहन में था वीडियो देखने के बाद। एक बार मैं चाहूंगी कि पहले आप अनाउंसमेंट सुनिए, फिर मैं अब दर्शकों को खबर बताऊंगी। देखिए, मैं चाहूंगी कि नसीब आपको वो दिखाए बकायदा कि कैसे स्पीकर और माइक के साथ दो अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और वो बकायदा अनाउंस कर रहे हैं। पूरा कैंपस फिर से खाली करवा लिया गया। जैसे न्यायिक आयोग के सदस्य पहुंचे थे उस वक्त जैसे कैंपस को खाली करवाया गया था, ठीक उसी तरीके से हो रहा है। यानी अगला 1 से 2 घंटा जो है वो फिर से बहुत क्रूशियल होने वाला है। हो सकता है, इस बात की गुंजाइश है कि तीनों आरोपियों को भी लाया जाए, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में ही है। पुलिस कस्टडी में होने का मायने ही यही होता है कि पुलिस को जिस एंगल से लगे कि जांच आगे बढ़ाया जाना है, उस एंगल से अलग अलग वक्त पे उसको कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। वो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में होते हैं तो उनको सहूलियत होती है और यही सारी बातें दिखाकर कोर्ट में पुलिस कस्टडी ली भी गई है। अब क्या वो तीनों आरोपी यहाँ पे लाए जाते हैं या एफएसएल और एसआईटी की टीम एक साथ यहाँ पे सीन रिक्रिएट करती है, ये अभी कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जानी है। लेकिन बाकायदा आकर यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है पुलिस कर्मियों की तरफ से, यहाँ महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी, कि कहीं कोई उस कैंपस में कोई महिला हो तो वहां न चली जाए। इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस कर्मियों की चप्पे चप्पे पर मौजूदगी है ही। और मेन गेट की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं से सभी को आना है। कैसे क्या कुछ होगा, देश एक बार फिर देखेगा कि ये वाकया कैसे दोहराया जा रहा है इस पूरे घटना में। फिर अनाउंसमेंट की बातें सुनवाओ पहले। अनाउंसमेंट की बातें इसलिए सुनाना जरूरी है जिससे कि आप दर्शकों को पता चल सके कि पुलिसकर्मी कितनी संजीदगी के साथ आज काम कर रहे हैं। हाँ, एक लापरवाही वाला सवाल उठा है प्रयागराज की पुलिस पर, जिसको लेकर चुनिंदा पुलिसकर्मियों पर एक्शन भी हुआ, लेकिन उसके बाद से लेकर उस दिन से लेकर आज तक सिटी में अतीक और अशरफ की हत्या पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और उधर खबर है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अशरफ की पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की थी, उसने जहर खा लिया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन पुलिस के डर की वजह से बाद में उसे गांव में ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक उसका इलाज किया गया था। 15 अप्रैल को रात करीब 10:30 बजे अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया गया था और दावा किया जा रहा है कि जैसे ही हत्या की खबर अशरफ की पत्नी जैनब रूबी को लगी, उसने खुदकुशी करने के लिए जहर खा लिया था। इधर खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड के जरिए आतंकी बड़ी साजिश रचने की फिराक में है। खबर है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भारत में नफरत फैलाने का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के जरिए मुस्लिम समुदाय के लड़कों को बरगलाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक आईसिस की साइबर सेल पाकिस्तान, यूएई, तुर्की और सऊदी अरब से भारत में नफरत फैलाने के लिए संदेश भेजने में जुटी है। खबर है कि इस हत्याकांड के बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये साजिश रची जा रही है, ताकि युवाओं में अतीक और अशरफ के लिए हमदर्दी जगाकर उन्हें भड़काया जा सके। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने भी कमर कस ली है। उनकी पैनी नजर इस तरह के संदेशों पर है ताकि उन्हें फैलने से पहले ही रोका जा सके। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक और अशरफ के जुल्म का शिकार एक और शख्स सामने आया, जिसका आरोप है कि इन दोनों के कहने पर 2005 में उसके चाचा की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि अतीक और अशरफ के गुर्गों ने इस वारदात को अंजाम दिया था।
और ये पूरा मामला 2005 में रेलवे से जुड़ा एक टेंडर लेने पर शुरू हुआ था। सामने आए शख्स के मुताबिक उनके चाचा ने जैसे ही रेलवे का ये टेंडर लिया, अतीक और अशरफ भड़क गए। उन्होंने उसके चाचा को सबक सिखाने का आदेश दे दिया था। अशरफ जो है वो बोले थे कि हाथ पैर तोड़ के उसको लाके रेलवे गेट पे फेंक दो। आरोप है कि उसके चाचा की हत्या के मामले में कोर्ट में गवाही देने पर उसे भी कई बार धमकाया गया। पीड़ित के मुताबिक अतीक और अशरफ नहीं चाहते थे कि किसी को भी रेलवे का कोई भी टेंडर मिले। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है लखनऊ से, जहां व्यापारी के साथ लूट की वारदात हुई है। बदमाशों ने हथियारों के दम पर व्यापारी से 13 लाख रुपए लूट लिए। मौके पर पुलिस मौजूद है और बदमाशों की तलाशी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इधर यमन में एक चैरिटी इवेंट में भगदड़ मचने की वजह से 85 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस भगदड़ में भारी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि यमन की राजधानी साना में ये भगदड़ उस वक्त हुई जब कुछ कारोबारी गरीब लोगों के बीच चैरिटी कर रहे थे। आर्थिक सहायता की सूचना पर लोग भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंच गए और बताया गया कि कार्यक्रम के लिए कारोबारियों ने प्रशासन की इजाजत नहीं ली थी। खबर है कि मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। और इस बीच बीएसपी नेता इमरान मसूद का ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में नेता बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चलाते दिखाई दिए, जिसके बाद सहारनपुर पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और बीएसपी नेता का 1000 रुपए का चालान भी काटा। वीडियो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आया, जिसमें बीएसपी नेता यातायात के नियमों को ताक पर रखकर सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते दिखे। और इधर मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी है तो गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। मंदिर परिसर भी बर्फ से ढक गया और बर्फ से गुलजार गंगोत्री धाम की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई। मंदिर परिसर, रास्ते, पेड़ और घर सफेद चादर ओढ़े नजर आए। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे। पहाड़ों का मौसम बेहद खुशनुमा हो गया। हालांकि भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई रास्ते बाधित हो गए। सैलानियों समेत इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह सैलानियों के फंसे होने की खबर भी सामने आई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी है। और देखिए, बद्रीनाथ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पहाड़ बर्फ से ढके नजर आए। हालांकि बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम की सुंदरता पर 4 चांद लग गए। पूरे बद्रीनाथ धाम में बर्फ ही बर्फ जमी दिखाई दी, लेकिन इससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बद्रीनाथ मंदिर और उसके आसपास मौजूद सभी मकान, दुकान और होटल बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए। वहाँ के सभी रास्ते भी बर्फ में गुम हो गए। और इस बीच दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों की छोटे बाड़े में क्वारंटीन अवधि पूरी हो गई है, जिसके बाद सभी 12 चीतों को बड़े बाड़ों में छोड़ दिया गया और इन्हें वन्यजीव विशेषज्ञों की निगरानी में रिलीज किया गया। ये 12 चीते 2 महीने से 8 छोटे बाड़ों में रह रहे थे। 17 अप्रैल को 3 चीते और 18 अप्रैल को 9 चीते बड़े बाड़े में छोड़े गए। अब बड़े बाड़े में 4 शावकों समेत 19 चीते हैं, जबकि 4 खुले जंगल में हैं। कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़े गए 4 चीतों में से ओबान माधव नेशनल पार्क में हैं, जबकि माता चीता आशा के भी कूनो से बाहर जाने की चर्चा है। और वहीं असम के डिब्रूगढ़ में कई हिस्सों में अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी के बाद कई जगह झमाझम बारिश हुई, जिसकी अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आईं। पहले हल्की हल्की हवा चली और फिर तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल हो गया। वहीं आंधी की वजह से बिजली सप्लाई पर भी असर देखने को मिला। लोगों को दिन में गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। हालांकि बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और इस बीच झारखंड के धनबाद में भोक्ता पर्व मेले में चाउमीन और चाट खाने नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। सबसे पहले मैं तस्वीरों पे फोकस करूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि तस्वीरें जब बोलती है तो किसी और को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सीन रिक्रिएट बाकायदा किया जा रहा है। सीनियर अधिकारी, एसआईटी की टीम, एफएसएल की टीम अभी पहुंची नहीं है, लेकिन एक एक करके उसी तरीके से सब कुछ रखा जा रहा है। ये जो एक बाइक गिरने की तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से घटना वाले दिन भी, यानी जिस दिन डबल मर्डर अतीक और अशरफ की हत्या की जाती है, उस दिन भी वही मूवमेंट आपने जो देखा था, ठीक वैसे ही तस्वीरें आपको नजर आएगी। और आगे चलकर क्या फायरिंग भी की जानी है, क्या तीनों आरोपियों को लिया जाना है, ये सब अभी सवाल बना हुआ है।
इधर अमेरिका की कैलिफोर्निया में मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। मिसाइल पर बिना वॉरहेड लगाए टेस्ट किया गया, जिसमें री एंट्री व्हीकल का भी परीक्षण किया गया, जो अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। मिनटमैन 3 मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर है और स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड एयरमैन और नेवी एयर क्रू की संयुक्त टीम ने बंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस पर किया। मिनटमैन 3 के बारे में अमेरिका दावा करता है कि ये दुनिया की सबसे तेज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इधर चीन की सेना के 74वें स्थापना दिवस पर उसकी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ताइवान से चल रहे तनाव के बीच चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। और इस 3D एनिमेशन वीडियो में चीन के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आए। इसके अलावा लड़ाकू विमान भी आसमान में उड़ान भरते दिखे और दूसरे हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसके जरिए चीन की सेना ने अपनी ताकत दिखाई।